Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आपका एक बार फिर से Radiant Learning YouTube चैनल पे स्वागत है और आप देख रहे हैं जिस तरह से क्लासेस आपको दी जा रही है, ध्यान से सभी क्लासेस को अच्छे से देखिए। और आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक का नाम होता है, उसका नया नाम क्या निकला है, देखो, वॉइस। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस। तो आज आपकी आवाज को बदलना सिखाएंगे हम, यानी आवाज नहीं, हमें क्या करना है, वॉइस को सीखना है कि वॉइस की क्या क्या कंडीशंस होती है। आप ध्यान देना, ये आपके प्री एग्जाम में जहां 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा आपका, वहां 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। जैसे ही मेंस की तरफ मूव करोगे 135 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, उसमें देखेंगे ना तो आपको देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके दिखाई देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आपको। और आप ध्यान दें कि अगर आप सारे रूल्स पढ़ लेना तो प्रैक्टिस के थ्रू आप इनको ध्यान से कर सकते हो। तो जो प्री का पेपर बनता है ना, तो उसमें बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ आपको रूल्स पता हो तो ही आपको से काम चल जाएगा। तो ध्यान दें, हम सीखने जा रहे हैं वॉइस, और वॉइस की कंडीशन को आज समझते हैं कि कैसे यूज करते हैं और किस तरह से एग्जाम्स में आता है। देखिए स्टूडेंट, तो आप जैसे ही वॉइस की बात करेंगे ना, तो 2 तरह की वॉइस होती है। एक का नाम हम लिखते हैं जिसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस। एक का नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस। और एक जो दूसरा लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। यानी एक एक्टिव वॉइस हो गया और एक हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव 2 तरह की हमारी क्या होती है, वॉइस होती है। अब ध्यान देना, एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो उसको बनाने के राइटर के पास 2 मेथड है। यानी किसी भी सेंटेंस को लिखना है आपको, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे राइटिंग कर रहे हो, चाहे स्पीकिंग कर रहे हो, हम हर सेंटेंस में शुरुआत एक सब्जेक्ट से करते हैं। आपने देखा होगा, सब्जेक्ट से हम एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं तो कभी डूअर से स्टार्ट करते हो आप, कभी नॉन डूअर से स्टार्ट करते हो। डूअर का मतलब होता है एक्शन को करने वाला, और नॉन डूअर का मतलब होता है जो एक्शन को करने वाला नहीं है। यानी अगर मैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंस दूं, ठीक है, उसके काम को इंपॉर्टेंस ना दूं, मैं सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंस देता हूं, तो मैं सब्जेक्ट से शुरू करूंगा, डूअर से शुरू करूंगा। और अगर मैं किसी के एक्शन पर फोकस करूं कि उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ता है। आप उसको नॉन डूअर सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए देखा जाए तो एक सेंटेंस को बनाने के हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। जैसे देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि कपिल सर इज स्पीकिंग फ्रेंच। आप देखो ध्यान से, तो हमने इस सेंटेंस को जो शुरू किया है ना, वो किससे किया है, कपिल से। दैट मींस बोलने का एक्शन किसने किया, कपिल ने। तो यहां सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने बोला है, तो यहां शुरुआत एक सब्जेक्ट से की है, डूअर सब्जेक्ट से की है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो सेंटेंस को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन हियर। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो इसका मतलब है हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट पे नहीं है, हम बोलना चाह रहे हैं कि बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश से शुरू कर दिया। ये एक डूअर सब्जेक्ट है जिसने बोलने का काम किया है, ये एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है जिसने बोलने का काम नहीं किया है। तो ये हमारा पैसिव माना जाएगा और ये हमारा क्या माना जाएगा, एक्टिव माना जाएगा। तो एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस होता है कि एक्टिव में डूअर से सेंटेंस शुरू किया जाता है और पैसिव में नॉन डूअर से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखनी है। अब फिर देखना एग्जाम में कैसी चीजें आएंगी। सबसे मेन ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा
कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा दिखेगा। तो देखना, अगर एक्टिव सेंटेंस लिखा हो तो किस में रिप्लेस करना पड़ता है? पैसिव में। और अगर पैसिव लिखा हो तो किस में रिप्लेस करना पड़ता है? एक्टिव में। और इसी चीज को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट, यानी इसको बोल दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो एक्टिव से हो सकता है आपको क्या बनाना पड़े? पैसिव। और हो सकता है पैसिव से क्या बनाना पड़े? आपको एक्टिव बनाना पड़े। और इसी को आपके एग्जामिनेशन में किस नाम से पूछा जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पूछा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको तैयार रहना पड़ता है कि एक्टिव है तो पैसिव बनाना है और पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो अब अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? अब देखो, अगर आपको पूरी क्लैरिटी से चाहिए तो आपको रूल्स आने चाहिए, है ना। आपने टेंस सीखे हैं 12, तो मुझे लगता है जो 12 टेंस के रूल आपको सिखाए गए थे, आपको अब उसी का पैसिव बनाना भी आना चाहिए। अब पैसिव बनाने के लिए पहले रूल्स आने चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक साइड एक्टिव के रूल लिखेंगे जिससे आपके पुराने रूल रिवाइज हो जाएंगे, और एक साइड हम बनाते चले जाएंगे पैसिव के रूल। तो आज की क्लास में आपको हर तरह का एक्टिव और पैसिव का रूल मैं बनाना सिखा दूंगा कि किस तरह से एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। बड़े ध्यान से नोट करना शुरू करें किस तरह से एक्टिव और पैसिव का रूल बनता है। तो देखिए जरा स्टूडेंट, मैं एक साइड क्या करने जा रहा हूं, आपके लिए रूल बनाऊंगा एक्टिव। एक साइड में क्या बनाऊंगा? एक्टिव रूल। और दूसरी साइड जो मुझे बनाना है वो आपके लिए बनाना है पैसिव रूल। एक साइड एक्टिव बनाएंगे, दूसरी साइड पैसिव बनाएंगे। अब देखो, रूल्स पता होंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होगी। रूल नहीं पता होंगे तो दिक्कत करोगे, नहीं हो पाएगा, कभी कभी गलत कर दोगे तुम। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, हम बनाने जा रहे हैं एक टेंस का नाम, और उस टेंस का नाम होता है माय डियर स्टूडेंट जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कह सकते हैं पहला रूल हम बनाने जा रहे हैं कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम रूल बनाएंगे ना, तो आप याद करो, आपने ध्यान दिया हो तो आप इसी को बनाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और कभी कभी याद कीजिए आप लगाते थे फर्स्ट फॉर्म में एस। याद आया होगा आपको सबको? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां हम लगते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते थे एस या ईएस। गो का गोस करते थे, कम का कम्स करते थे। तो कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो सब्जेक्ट कैसा होता था? प्लूरल। तभी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, ही होता था, शी होता था, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते थे? एस या ईएस। गो का गोस, कम का कम्स। तो ये हमारा कौन सा टेंस माना जाता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता था। फिर बच्चे कह रहे सर आपने तो इसका नेगेटिव बनाना भी सिखाया था, आपने तो इसका नेगेटिव बनाना सिखाया था, और आपने इसका इंटरोगेटिव भी बनाना सिखाया था। आपने बोला भी था कि ये दोनों बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं आपके लिए या मैं उसका इंटरोगेटिव बनाता हूं, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आप ध्यान रखना, आपने यूज किया था डूडस। क्या यूज किया था? डूडस। तो याद कीजिए डूडस यूज किया था। तो अब अगर मैं इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाता हूं, वो भी एक्टिव की बात चल रही है, अभी तो पैसिव की बात ही नहीं चल रही है, तो एक्टिव की बात चल रही है, तो दैट्स वाई एक्टिव में लिखा जाता है डू और डज। बड़े ध्यान से नोट करना, क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक्टिव पैसिव का होना बहुत जरूरी है। आपको अगर कभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने ये टॉपिक के रूल नहीं पढ़े होंगे एक्टिव और पैसिव के, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक्टिव और पैसिव का रूल लगा होता है। अब जरा देख लो, ये फर्स्ट फॉर्म का रूल लगा हुआ है, ये डू डज लगा हुआ है। तो अगर मुझे इसी का पैसिव बनाना है तो मैं इसी टेंस का पैसिव अगर बनाता हूं, तो इस टेंस का पैसिव बनाने के लिए आपको यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या यूज करेंगे? ध्यान दें, हम इसमें यूज करते हैं इज एम आर। क्या यूज करते हैं? इज एम आर। और इज एम आर के बाद आने वाली फॉर्म कौन सी लगा देनी है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं बनने वाला। पैसिव आएगा तो थर्ड फॉर्म तो आना चाहिए। यानी किसी भी टेंस का मैं पैसिव बनाऊंगा तो मुझे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब की
थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं ना, इज एम आर के बाद क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब बच्चे कह रहे सर एक बात और बता दो आप। अब मैंने कहा क्या, कह रहे सर आप एक्टिव में तो डू डज लिख रहे हो, इसका रीजन आपने बताया था क्योंकि हमारे रूल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए अलग से याद करते हैं डू डज। तो वहां तो पैसिव में पहले से ही इज एम आर लिखा है, तो क्या दोबारा से डू डज लिखा जाएगा? इसका आंसर है नहीं, आपको डू डज नहीं लिखना, आपको इज एम आर पे इज एम आर लिखना है और थर्ड फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म, यानी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना है। यानी एक्टिव में डू डज लगा सकते हैं, लेकिन पैसिव में डू डज नहीं लगाना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो फाइनली देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट एक टेंस का रूल बना हमारे लिए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया, इसको ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। अब देखो एक टेंस का रूल तो हमने बना दिया, अब हम नए टेंस का रूल बनाते हैं और वो नया टेंस हमारा है पास्ट। क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। बच्चे ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का रूल क्या था? बच्चे कह रहे हैं सर इसमें तो हमने यूज किया था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जब जब आपने इसका नेगेटिव बनाया था, इंटरोगेटिव बनाया था, तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी याद किया होगा। तो कह सकते हैं आप नेगेटिव बनाते हैं, आप इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस रिप्लेस में आपको लिखना चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं, सॉरी डू डज नहीं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाता है? डिड लगाना होता है। यानी ध्यान रखें, जब जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो सेकंड फॉर्म लगाते थे पास्ट इंडेफिनेट में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज नहीं आता था, डिड आता था। तो इस तरह से फाइनली हमारा रूल तैयार हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट का। अभी कौन सा रूल बनाया हमने? सिर्फ एक्टिव। अब बनाओ पैसिव। तो मैं पैसिव बनाता हूं अब आपके लिए। पैसिव बनाओगे ना, तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो मुझे यहां पैसिव बनाने के लिए वॉज या फिर वर लिखना है, और आप मत भूलना क्या लगाना? थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनने वाला, इसका भी ध्यान रखेंगे हम। अब देखो जैसे डू डज को पैसिव में नहीं लिखा, क्या डिड को लिखना चाहिए? जी नहीं लिखना चाहिए। यानी डू डज डिड को पैसिव में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा, गलत है, आप नहीं लगा सकते। यानी वॉज वर का वॉज वर आएगा और आगे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आप डिड को भी किसमें चेंज कर दोगे? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इससे समझ में आता है कि पास्ट इंडेफिनेट को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाते समय पैसिव में हमें क्या लगाना पड़ता है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखा जाए तो दो टेंस के रूल तो बन गए हमारे। अब देखो फिर नेक्स्ट के, अब नेक्स्ट के रूल बनाता हूं मैं आपके लिए। तो अब कैसे बनते हैं रूल, जरा देख लेते हैं थर्ड का। थर्ड हमारा जो टेंस बना था उस टेंस को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब भी आपने कभी पढ़ा होगा तो आप लोग क्या करते थे? विल और शेल एक हेल्पिंग वर्ब लेते थे और विल शेल के बाद आने वाली फॉर्म या यूज करते थे हम लोग फर्स्ट फॉर्म। विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, और इस टेंस का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो यहां रूल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो डू डज लगा दिया अलग से, यहां रूल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो डिड लगा दिया। अरे यहां तो पहले से ही क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या अलग से याद करते थे? नहीं, फ्यूचर में तो विल शैल ही आता है। अब ध्यान रखना कि जब भी पैसिव का रूल बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब हम सेम लिखते हैं, यानी जो भी वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वो एज इट इज वहां लिखी जाएगी, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हो? विल का वुड कर दोगे, शेल का शुड कर दोगे, इज एम आर का वॉज वर कर दोगे, वो गलत है। हेल्पिंग वर्ब नहीं बदली जा सकती। तो आप ध्यान देना, जब इसका पैसिव बनेगा तो विल शेल के नीचे क्या लिखूंगा मैं? विल शेल। बी के नीचे क्या, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है
तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा बी और आने वाली फॉर्म क्या रह जाएगी हमारी थर्ड। तो इस तरह से बन जाएगा विल बी थर्ड फॉर्म और शैल बी थर्ड फॉर्म। अगर मैं किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखता हूं किसको छोड़ करके, डू डज और डिड को छोड़ के, क्योंकि इनको तो नहीं लिखा जाता पैसिव में, इसके अलावा मैं कभी भी मोडाल लिखूंगा कैन कुड तो वो वहां पे लिखा जाएगा, यहां इज एम आर होगा तो वहां भी लिखा जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब को बदलना नहीं चाहिए, वो गलती हो जाती है हमसे। तो देखा जाए तो 3 के 3 इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इनके हमने क्या बना डाले, एक्टिव से पैसिव के रूल बना डाले। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे अब हम 4th नंबर ले लेते हैं। अब फिर से हम वही बात करने जा रहे हैं। एक साइड हम बनाते हैं एक्टिव के रूल, दूसरी साइड पैसिव के रूल, क्योंकि मुझे आपको सारे रूल सिखाने आज कि कितने रूल्स बनाए जा सकते हैं, वो सारे डिटेल में मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं कैसे कैसे रूल बन रहे हैं। नंबर 4 पे देख लो। नंबर 4 पे हम एक टेंस लिखते हैं जिसको किस नाम से जानते थे हम लोग, टेंस पढ़ते समय हमने पढ़ा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका रूल अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम वो क्या लिखते थे, हम लिखते थे इज एम आर। क्या लिखते थे डियर स्टूडेंट्स, इज एम आर। और इज एम आर के बाद आने वाली फॉर्म लिखते थे V1 प्लस ING। यानी ये हमारा बन गया एक्टिव रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही मूव किस तरफ करोगे, पैसिव की तरफ, तो पैसिव का जो रूल बनेगा इसका वो बनने वाला है, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी, तो इज एम आर के नीचे आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इज एम आर। और जहां जहां ING फॉर्म आएगा उसका पैसिव बनाने के लिए आपको लगाना चाहिए एक वर्ड, वो होता है BEING, दैट इज बीइंग। और बीइंग होने के बाद आप लगाओगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनने वाला। इस तरह से चलना पड़ेगा। तो जहां ING आएगा वहां क्या लगा दोगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से ट्राई करो। चलो अब हम 5th रूल बनाने वाले हैं। अब मुझे लगता है जैसे जैसे मैं रूल बनाना सिखाऊंगा ना तो आप खुद बनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को तो चेंज करना नहीं है, ING को बीइंग में बदलना है और आगे थर्ड फॉर्म लगानी है। चलो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th हुआ। अब 5th को कैसे बनाते हैं, नाम रखते हैं इसका पास्ट। क्या रखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका नाम रखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए क्या लिखते थे, आप लिखते थे वॉज और वर। क्या लिखते थे, वॉज वर। और उसके बाद आने वाली फॉर्म लिखते थे V1 प्लस ING। और जैसे ही पैसिव बनाओगे तो लगाना चाहिए वॉज वर के नीचे वॉज वर, और जहां जहां ING फॉर्म आएगा आपको लगाना चाहिए बीइंग। क्या लगाना चाहिए, बीइंग। प्लस में आ जाती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनने वाला है। बोलना आपको भी है मेरे साथ साथ। ये आप सोच रहे हो हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं, बोलोगे नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलोगे तभी तो सीखोगे ना। नहीं तो ये गलती एक कॉमन है कि हम देखते हैं पैसिव एग्जाम में लिखा होता है सेकंड फॉर्म से, विच इज इनकरेक्ट। हमें हमेशा पैसिव कौन सी फॉर्म से बनाना होता है, थर्ड फॉर्म से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं नंबर 6 पे कौन सा टेंस आएगा। बच्चे कह रहे सर जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो अब बना दीजिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बनाने वाले हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो फ्यूचर में आपने ध्यान दिया होगा विल और शैल तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आता था बी, फिर आता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इससे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या हो रहा है। देखो जो टेंस के रूल आपने पढ़े थे वो सब रिवाइज हो रहे हैं आपके। आप लोग तो करोगे नहीं रिवाइज, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं कि देखो एक साइड एक्टिव के सारे रूल निकल के आ रहे हैं जो आपने कभी टेंस में सीखे थे, और उन्हीं का हम पैसिव बनाते चले जा रहे हैं। बड़ा आसान लगेगा आपको आगे फिर, ठीक है ना डियर। अब देखो, अब इसका पैसिव बनाना है तो हमने एक बात तो सीख ली है कि हेल्पिंग वर्ब जितनी है सारी लिखते हैं वहां पे। तो यहां विल शैल है ना, तो हमें भी तो विल शैल ही लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब तो बदल नहीं सकते हम। अब अगर यहां बी लिखा हुआ है तो मुझे यहां पर बी भी लिखना पड़ेगा।
और एक बात और ध्यान आती है अब कि चलो विल शैल का विल शैल लिखा, बी का मैंने बी लिख दिया और ये तो निकला आईएनजी। और अगर ये आईएनजी है तो मुझे बी के बाद आईएनजी की रिस्पेक्ट में क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, और प्लस में बना देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से रूल बन जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर एक बात आप बता दो अब हमें कि आपने तो लिख दिया है बी प्लस बीइंग, तो पढ़ने में तो बड़ा अजीब लगेगा ये। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसीलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब आप सारे टेंसेस के पैसिव बना रहे हो ना, तो सारों के पैसिव नहीं बनाए जाते। हालांकि बनाया जा सकता है, अगर बनाना होगा तो यही रूल है बनाने का, उसका रूल तो यही लिखा जाएगा। लेकिन क्या यह पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या बी और बीइंग एक साथ पढ़ोगे आप, सेम साउंड की वर्ब कैसे एक साथ लिखी जा सकती है, अजीब लगेगा। अगर आप इसको सही मानते हो तो आगे से आप बोलोगे आई वेंट गो टू कॉलेज। अरे बच्चे कह रहे सर क्या कर रहे हो आप, आई वेंट गो क्या थोड़ी होता, या तो लिख दो आई वेंट या लिखो आई गो। जैसे आई वेंट गो नहीं हो सकता, एक साथ गो की दो फॉर्म नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बी की दो फॉर्म एक साथ नहीं आएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनाया जाता। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दे, तो ये तीन कॉन्टिन्यूअस जो सिंपल बनाए उसमें से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते। रीजन सामने लिख दिया मैंने कि बी और बीइंग एक साथ नहीं आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। फिर अब मैं आपको दिखाता हूं सेवेंथ टेंस, जिसको बोलते हैं सेवेंथ टेंस का नाम होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा सेवेंथ नंबर पे। सेवेंथ नंबर पे टेंस तो मिल गया, अब जरा रूल देख लो। एक्टिव का रूल क्या बनेगा जी, एक्टिव का रूल अगर मुझे आपको बना के देना है तो एक्टिव का रूल जो इसका बनने वाला है वो बनेगा हैज और हैव। हैव के बाद आने वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म। तो बन गया कौन सा रूल हमारा, ये बना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। फिर बच्चे कह रहे सर इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हैज हैव के नीचे क्या लिखा जाता है, हैज हैव, और जैसे आईएनजी की रिस्पेक्ट में हमने क्या लगाया था, बीइंग, ऐसे ही थर्ड फॉर्म की रिस्पेक्ट में एक वर्ड लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बीन, और आने वाली लास्ट फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के पैसे नहीं बनता है। अब आप बोल रहे हो मेरे साथ साथ, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि बिना थर्ड फॉर्म के तो पैसिव नहीं बनने वाला। आज तो आराम से सारे रूल सीख जाओगे आप। 8th नंबर देख लो जरा ध्यान से। अब 8th नंबर पे नेक्स्ट टेंस होता है जिसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो लिखा जाता है वो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी है तो हैड के नीचे तो हैड आएगा। अब जैसे हमें पता है कि थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, बीन, और आने वाली फॉर्म क्या हो जाती है हमारी, आने वाली फॉर्म बनेगी थर्ड फॉर्म। तो बन गया ना हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फिर आता है 9th नंबर। अब 9th नंबर में क्या है जी, चलो देख लो इसको भी कि 9th नंबर में क्या रूल बनने वाला है। तो आप लिखते थे, याद करो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट जब लिखते थे हम, तो फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग लिखते थे विल। क्या लिखते थे, विल शैल, क्योंकि बिना विल शैल के तो फ्यूचर नहीं बनने वाला। अब आप आगे लगाते थे हैव, और उसके बाद आती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया हमारा कौन सा रूल, फ्यूचर परफेक्ट। चलो पैसिव बनाते हैं। अब बताओ बच्चों कितनी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। बच्चे कह रहे सर विल शैल है तो आप भी लिखो विल शैल, कह रहे हैव है तो आप हैव लिखो। अच्छा हैज लगाओगे क्या, नहीं लगाना, हैज गलत हो जाएगा। आप ध्यान दें कि विल शैल के साथ विल शैल लगाना है, हैव के साथ हैव लगाना है,
और थर्ड फॉर्म होने के कारण जहां जहां थर्ड फॉर्म आएगी उसकी रिस्पेक्ट में पैसिव में क्या लिखा जाता है, थर्ड बीन, और आने वाली फॉर्म थर्ड हो जाएगी तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। इस तरह से देखो, एक साइड एक्टिव रूल बन रहा है और दूसरी साइड हम बनाते चले जा रहे हैं उसका पैसिव रूल, ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप एक्टिव से पैसिव में रिप्लेस करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखो अभी तक क्या कर लिया हमने बनाया पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस शुरू किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फिर हमने स्टार्ट किया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स एक बात और, देखो यहां पे अगर देखा हो ना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हमने कहा कि पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो बार बी आ रहा है। अब यही चीज कहां रिपीट होगी, जो आगे के मैं आपको 3 टेंस पढ़ाने वाला हूं वो होंगे आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं एक बनाऊंगा और आप ध्यान देना, एक के साथ आपको तीनों का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। होपफुली नहीं बनाना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं अगर बन जाए तो। अब आगे के 3 का बनाना है तो एक साइड एक्टिव लिख देते हैं और एक साइड लिख देते हैं इसका पैसिव, तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बच्चे कह रहे सर रूल तो बन ही जाएगा, क्योंकि आप बना दोगे रूल, तो तरीका आ गया है बनाने का। लेकिन आप ध्यान देना कि 10th नंबर पे, 11th नंबर पे, 12th नंबर पे, यानी 12 टेंस होते हैं हमारे। तो आप ध्यान देना, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। अब ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना ही ये परफेक्ट है, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो जरा किस तरह से बनाओगे इसको। अगर मैं रूल लिखता हूं तो मुझे रूल के हिसाब से चलना चाहिए कि मैं हैज हैव के साथ तो लिखूंगा हैज हैव, फिर मुझे बीन लगाना है, और बीन लगाने के बाद आप याद करो V1 प्लस ING लगाते थे ना, तो ये इसका रूल बन जाएगा, ये इसका रूल बन जाएगा। अगर मुझे इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो मैं हैज हैव की जगह हैव लगा दूंगा, फ्यूचर बनाना है तो विल हैव लगा दूंगा। वो मैं आपको लिख के नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है उसका रूल, बस मुझे ये दिखाना है कि पैसिव बनना है कि नहीं बनना है। तो आप देखो, तो अगर मैं हैज हैव का सेम लिखूं पैसिव में हैज हैव, क्योंकि रूल कहता है सेम लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बीन लगा हुआ है यहां पे, तो मुझे भी तो यहां बीन लगाना चाहिए, सेम मैंने बीन लिख दिया। अब यहां ING है, तो माय डियर स्टूडेंट जहां जहां ING होगा वहां आप लोग क्या लगाते हो, बीइंग, और आने वाली फॉर्म होती है थर्ड। तो इस तरह से बनना चाहिए। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो आप फ्यूचर में दिखा रहे थे। फ्यूचर की प्रॉब्लम दिखाओ सर। देखो जी, फ्यूचर की प्रॉब्लम क्या है, विल के साथ बी लगाया फिर बीइंग लगाया, तो बी बीइंग एक साथ नहीं आएगा। सेम यही चीज यहां रिपीट हो रही है। आप बीन और बीइंग को एक साथ नहीं लिख सकते ना, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस का भी पैसिव नॉट पॉसिबल। इससे पता चल रहा है कि सारे के सारे टेंसेस में से, बच्चे कह रहे कितने टेंस होते हैं सर, अरे 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से ध्यान रखना 8 ही ऐसे टेंस होते हैं जिसका पैसिव बनाया जाता है, और जिसका नहीं बनाया जाता है उसका रीजन सामने लिखा हुआ है। आप ये मत कहना रीजन नहीं बताया, देखो रीजन बता दिया है कि बी और बीइंग एक साथ नहीं आएगा, बी की 2 फॉर्म एक साथ नहीं आएगी, तो ये इसीलिए इनका पैसिव नहीं बनाया जाता। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं कुछ मोडाल्स। तो टेंस के रूल तो कवर हो गए आपके सारे। अब टेंस के रूल के बाद ना मेरे प्यारे बच्चों आप लिखो मोडाल्स के रूल। मोडाल्स, तो आपने देखा होगा कोई भी मोडाल लिखा हो, जैसे मैं कुछ मॉडल के नाम लिख दूं आपके लिए, तो आपने कुछ मॉडल्स देखे होंगे। जैसे पहला मॉडल होता है कैन, फिर होता है हमारे लिए कुड, फिर होता है मे के बाद हो जाता है माइट। ये सब मॉडल के नाम लिख रहे हैं हम। फिर ये देखो ना, मॉडल हो गया सारे के सारे, तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड लिखते थे आप लोग, याद करो, शुड लिखते थे, ये सब मॉडल के नाम हो गए। आप विल लिखते थे, आप वुड भी लिखते थे, विल और शैल, सॉरी। आप टू वाले मॉडल लिखते थे, टू वाले मॉडल होते थे यूज टू, एक लिखते थे ought टू, एक होता था आपका नीड नॉट, और एक लिखते थे डेयर,
और एक लिखते थे मस्ट। क्या लिखते थे? मस्ट। अब देखो सारे मॉडल के तो नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि इनका और लगता है बनाने में, लेकिन एक बात तो ये बात कंफर्म है कि जब आप किसी मॉडल को एक्टिव रूल में लिखते हो ना, एक्टिव रूल में, तो ध्यान रखना एक्टिव रूल में क्या करना है आपको। जब जब एक्टिव रूल आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मोडाल के बाद आने वाली वर्ब हमेशा कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। एग्जाम में हो सकता है सेकंड फॉर्म लिखा हो, थर्ड फॉर्म लिखा हो, आईएनजी लिखा हो, विच इज इनकरेक्ट, वो गलत है, उससे बचना है आपको। तो एक्टिव रूल बनाता हूं मोडाल का, तो मुझे मोडाल के बाद क्या दिखाई देगा? फर्स्ट फॉर्म। बच्चे कह रहे सर इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका तो बहुत डिफिकल्ट बनेगा। अरे इसका तो बहुत आसान है, इसको बनाना तो बहुत आसान है, इसका पैसिव बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो जरा। अब मोडाल तो ये भी बनने वाला है, क्योंकि ये पैसिव मोडाल बनेगा। अब मोडाल का पैसिव क्या होगा? अगर आपने वहां मोडाल कैन लिखा है तो यहां भी कैन आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। कैन का कैन हो जाएगा, कुड का कुड हो जाएगा, मे का मे हो जाएगा, माइट का माइट हो जाएगा, वुड का वुड हो जाएगा, शुड का शुड हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हो, मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एज इट इज लिखना होगा, जो मोडाल लिखा है सेम सेम मोडाल आएगा। एक्टिव में भी वही मोडाल है, पैसिव में भी वही मोडाल है। आप लोग गलती क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? कैन का कर दोगे कुड, मे का कर दोगे माइट। अरे नहीं करना ऐसा, आपको कैन का कैन लिखना है, मे का मे लिखना है, वुड का वुड लिखेंगे, मस्ट का मस्ट लिखेंगे, नीड नॉट का नीड नॉट लिखेंगे। मोडाल नहीं बदलना आपको। हां, जब पैसिव बनेगा ना, तो जैसे यहां फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हमें दो रूल बनाने होंगे। एक लिखना पड़ेगा बी, यानी कैन बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, और उसके बाद आने वाली फॉर्म थर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? थर्ड, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसको थर्ड फॉर्म को लिखना है। ओके डियर, तो देखा जाए सारे रूल कवर हो गए हमारे आज। सारे के सारे हमने रूल कवर कर लिए कि किस तरह से हमने एक्टिव के टेंस के रूल बना के देख लिया है, और इसी तरह से आपने टेंस के पैसिव के रूल भी बना के देख लिया है। अब कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, तो आपके टॉपिक कवर हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन की जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन के रूल्स बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं, कैसे कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करा देता हूं, क्या अप्रोच होनी चाहिए जब आप ऐसा क्वेश्चन डील करोगे। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, देखो अगर मैं लिखता हूं आपके लिए कि शी हैज लेफ्ट द जॉब। शी हैज लेफ्ट द जॉब। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, तो आपको दिखाई देगा यहां लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हैज है, और ये वर्ब की नंबर बताएं तो कौन सी होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। बताओ कौन सा टेंस? बच्चे कह रहे सर प्रेजेंट परफेक्ट है ये तो। ठीक है जी, तो देखो ना जरा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, रूल के नीचे लगाना है रूल। जो आपको पैसिव का याद किया था आपने, अभी याद हो गया होगा ना। हेल्पिंग वर्ब तो बदलोगे नहीं आप, और थर्ड फॉर्म को बी में बदल दोगे और थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो जॉब का लिखा जाएगा जॉब, द जॉब। अब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो आपको लिखना ही लिखना है यहां पे हैज, और आपने याद भी कर लिया कि थर्ड फॉर्म में बीन लगाएंगे हम, और अलग से थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो आप लिख दोगे लेफ्ट। इस तरह से तो बन गया ना, द जॉब हैज बीन लेफ्ट, और ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा, और आपको लिखना चाहिए यहां पे बाय हर। ऐसे बनेगा, ये तरीका है लिखने का। यानी वो टेंस के रूल याद कर लो आप जो बनाएंगे, एक्टिव और पैसिव के। आपको सारे रूल याद कर लेने धीरे धीरे क्लास के लिए। ये सब पैसिव रूल जो बनेंगे याद करना। आप ध्यान देना कि अगर मैं कोई मोडाल का सेंटेंस बनाऊंगा आपके लिए, देखो मोडाल का बना के दिखा देता हूं आपको एक। यू शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से लिख दिया मैंने आपके लिए, बहुत आसानी से समझ पाओगे मेरी बातों को। अब देखो, द पुअर से मैं सेंटेंस को शुरू कर दूंगा, ऑब्जेक्ट को मेरे को सब्जेक्ट बनाना है, आगे ले आया उसको मैं। अब मोडाल मुझे दिखेगा तो मैं बदल थोड़ी ना सकता हूं, मोडाल तो सेम रहेगा, और मोडाल के बाद तो बी आएगा, तो क्या लगा दिया जाएगा? बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। बाय लगाते हुए आप यू को पीछे ले जाओगे तो क्या लिख दोगे? यू। बन गया सेंटेंस। ऐसे बनाना है।
है ना, कितना आसानी से बना पाओगे अगर आपको रूल याद हो जाए। तो इसी तरह से इसी मोटिव के साथ इसको आप सीखोगे और मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे रूल आप याद करके रखेंगे, ताकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो क्वेश्चन बिगड़ना नहीं चाहिए। रूल अगर याद होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जरा एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या आज करा है हमने। तो देखो जरा ध्यान से, हमने सीखा वॉइस के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव, और एग्जाम में क्या आएगा, एक्टिव से पैसिव बनाना है और पैसिव से एक्टिव बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्टिव कैसे पता चलता है और पैसिव कैसे पता चलता है। फिर उसके बाद ध्यान देना है कि एक्टिव के कुछ रूल्स होते हैं जो हमने टेंस में पढ़े थे, और उन्हीं टेंस को हम फिर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पैसिव में, जिसमें खास ध्यान रखा गया कि हेल्पिंग वर्ब ना बदलना पड़े, और जहां आईएनजी आएगा वहां बीइंग लगाएंगे, जहां थर्ड फॉर्म आएगा वहां बीन लगाएंगे, और जहां मोडाल आ गया वहां बी लगाएंगे। और ये छोटी छोटी बातें हेल्प करेगी। अब आगे जाके मुझे लगता है आप गलती नहीं करने वाले हो, आराम से आप बढ़ना होगा क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आज की क्लास रही आपकी, जिसमें हमने पैसिव के सारे रूल्स सीख लिए। आपको ध्यान देना होगा, जब अब मैं प्रैक्टिस कराऊं आपको, तो आपको ये रूल अप्लाई करने हैं उसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो प्रीवियस वीडियो है ना, आप इसको टेंस की जरूर देख लेना, जिनके टेंस नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की टेंस क्लियर ना हो भी, क्योंकि टेंस के साथ ही बनते हैं रूल। टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, ये सारी बातें। मॉडल्स में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो धीरे धीरे हमारे टॉपिक कवर होते चले जा रहे हैं। हमने प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स पढ़ लिया है, कंजंक्शन पढ़ लिया है, टेंस पढ़ लिया है, क्वेश्चन टैग पढ़ लिया है, कंडीशन पढ़ लिया हमने, और आज तो हमने चेंज ऑफ वॉइस के रूल्स भी पढ़ लिए। तो देखो ना, टॉपिक अपने कवर होते चले जा रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ो, और फिर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे, और वोकैब के पार्ट्स करेंगे, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियोस को देखा करो, और इन वीडियोस को ध्यान से देखते हुए अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया कीजिए। आपके एग्जाम क्लोज हुए हैं बिल्कुल, तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए। जैसे आप बेनिफिट वीडियोस का ले रहे हो, आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट उठाने दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी उम्मीद के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आप प्रैक्टिस करेंगे। और आज की क्लास में मैं इतना ही करूंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।